उत्तर प्रदेश की सियासत में जब जब कोई नया बवंडर उठता है तो लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली के दरबारों तक की दीवारें हिलने लगती हैं। लेकिन इस बार जो तूफान उठा है उसकी आहट किसी बंद कमरे की बंदिशों से नहीं बल्कि यूपी की तपती सड़कों पर गूंजते लाखों पैरों की धमक से पैदा हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस सबसे बड़े उलटफेर की बात करने वाले हैं जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश की राजनीति में अब एक बड़े बदलाव का वक्त आ चुका है और शोषितों वंचितों को उनका हक मिलना ही चाहिए, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई 2027 में इतिहास बदलने जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस धूल और धूप से जिसमें आम इंसान का खून पसीना हर रोज बहता है। चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा कोई आम राजनीतिक रैली या चुनाव जीतने का कोई खोखला स्टंट नहीं है, बल्कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा जन आंदोलन बन चुकी है जिसकी कल्पना शायद सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। जब यह यात्रा गांव-गांव, कस्बे-कस्बे से होकर गुजरती है तो सड़कों के किनारे खड़े लोगों की आंखों में वो उम्मीद दिखाई देती है जो सालों से दम तोड़ चुकी थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने दशकों से और धर्म के नाम पर सिर्फ वादे और धोखे झेले हैं। कभी इस पार्टी को आजमाया, कभी उस पार्टी को जिताया, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वही गरीब, वही मजलूम, वही बेबस किसान और वही बेरोजगार युवा फिर से थानों और कचहरियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इसी दर्द को समझा और अपनी इस यात्रा के जरिए सीधे जनता के दिलों में उतरने का फैसला किया। इस यात्रा के दौरान जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। जब चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लिए चंद्रशेखर आगे बढ़ते हैं तो 70 और 80 साल की बुजुर्ग माताएं अपने घरों के दरवाजों पर लाठी टेकते हुए आकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन चेहरे पर एक भरोसा होता है। जब एक बूढ़ी माँ चंद्रशेखर के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखती है और कहती है कि बेटा, अब हमारे हक की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है, तो वो पल सिर्फ एक राजनीतिक दृश्य नहीं रह जाता, वो एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी तिजोरी या कोई भी बाहुबल तोड़ नहीं सकता। युवाओं का हुजूम इस यात्रा में इस कदर उमड़ रहा है जैसे उनके भीतर बरसों से दबा कोई गुस्सा बाहर निकल आया हो। वो युवा जो डिग्रियां हाथ में लेकर नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, जो पेपर लीक के दंश से टूट चुके हैं, जिन्हें लाठियों के दम पर चुप कराने की कोशिश की गई, आज वो चंद्रशेखर के पीछे एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं। इस सत्ता परिवर्तन यात्रा ने लखनऊ के महलों में बैठे उन नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं जो अब तक खुद को उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता समझते थे। पारंपरिक राजनीति करने वाले दल हमेशा ये सोचते थे कि चुनाव के वक्त थोड़े से पैसे, जातिगत समीकरणों की जोड़ तोड़ और थोड़े से खोखले वादों के दम पर वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ खींच लिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर की इस यात्रा ने उस पूरे बने बनाए खेल को तहस नहस कर दिया है। यात्रा के दौरान चंद्रशेखर किसी बंद गाड़ी में बैठकर हाथ हिलाते हुए नहीं निकलते, बल्कि वो जनता के बीच जाते हैं, उनकी टूटी हुई झोपड़ियों के सामने बैठते हैं, उनके चूल्हे की राख को देखते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। यह एक ऐसी राजनीति की शुरुआत है जो जमीन से जुड़ी है, जो सीधे जनता के पेट की भूख और दिल के दर्द से बात करती है। यही वजह है कि आज गांव का हर वो इंसान जो खुद को बेसहारा समझता था, आज वो खुद को इस यात्रा का हिस्सा मान रहा है। जनता अब ये समझ चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि वे उस आखिरी कतार में खड़े इंसान की आवाज है जिसे सदियों से पीछे धकेला गया है। इस यात्रा की सफलता का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जहां जहां से ये कारवां गुजर रहा है वहां सालों पुरानी राजनीतिक दीवारें ढहती जा रही हैं। लोग अपनी पुरानी राजनीतिक वफादारियों को छोड़कर, अपने पुराने झंडों को किनारे रखकर सिर्फ एक नाम के पीछे लामबंद हो रहे हैं और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। सत्ता के गलियारों में इस बात की सबसे ज्यादा छटपटाहट है कि आखिर इस जनसैलाब को रोका कैसे जाए, क्योंकि इस भीड़ को न तो पैसों से खरीदा गया है और न ही सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जबरन इकट्ठा किया गया है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से खुद चलकर आए हैं, जो चंद्रशेखर को देखने नहीं बल्कि उनके संघर्ष में अपना कंधा लगाने आए हैं। इस यात्रा ने ये साफ कर दिया है कि 2027 का रणक्षेत्र अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले हुआ करता था। चंद्रशेखर आजाद ने हर उस तानाशाही सोच को चुनौती दे दी है जो समझती थी कि सत्ता पर सिर्फ कुछ खास परिवारों या कुछ खास चेहरों का ही एकाधिकार रहेगा। जब एक आम गरीब का बेटा, एक शोषित समाज से निकला हुआ नौजवान, बिना किसी बड़े उद्योगपति के समर्थन के, बिना किसी बड़े मीडिया हाउस के प्रचार के, सिर्फ अपने दम पर और जनता के प्यार के भरोसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है तो वो सत्ता के ठेकेदारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब राजनीति की नई इबारत लिखने लगता है, तब बड़े बड़े सियासी महलों के भीतर की जमीन खिसकना लाजमी है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी इस सत्ता परिवर्तन यात्रा से सिर्फ भीड़ ही नहीं जुटाई, बल्कि दशकों से चले आ रहे उस पारंपरिक वोट बैंक के खेल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, जिसे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपनी बपौती समझती थीं। सालों से उत्तर प्रदेश की सियासत कुछ तयशुदा समीकरणों पर चलती आ रही थी।
किसी के पास दलितों का कोर वोटर था, किसी के पास पिछड़ों का बड़ा आधार था, तो कोई सवर्णों और राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता के सिंहासन पर कुंडली मारकर बैठा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद नाम के इस नए बवंडर ने इन सभी बने बनाए समीकरणों की चूलें हिलाकर रख दी हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का वो पारंपरिक और वफादार वोटर जो सालों से मायावती के एक इशारे पर अपनी पूरी ताकत झोंक देता था, वो अब बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर हो गया है। उसे लगने लगा है कि जब उनके हक और हुकूक पर हमला होता है, जब उनके नौजवानों पर लाठियां बरसती हैं या जब हाथरस जैसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, तब उनकी पुरानी रहनुमाई एसी कमरों से बाहर नहीं निकलती। ऐसे वक्त में जमीन पर मुस्तैदी से खड़ा, पुलिस की लाठियां खाता और जेल की काल कोठरी में बंद होने वाला सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, और वो चेहरा चंद्रशेखर आजाद का है। इसी भरोसे ने बसपा के उस सबसे मजबूत सियासी किले में ऐसी सेंध लगाई है जिसे भर पाना अब नामुमकिन नजर आ रहा है। खेल सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं बिगड़ा है, बल्कि समाजवादी पार्टी की उस युवा और पिछड़े अल्पसंख्यक राजनीति को भी चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा झटका दिया है, जो खुद को भाजपा का एकमात्र विकल्प मानकर चल रही थी। चंद्रशेखर की अपील किसी एक जाति या मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उस हर एक नौजवान के नेता बनकर उभरे हैं जो इस व्यवस्था से त्रस्त है, चाहे वो यादव समाज का युवा हो, चाहे वो मौर्य, शाक्य, सैनी या फिर मुस्लिम समुदाय का पढ़ा लिखा नौजवान हो। सबको चंद्रशेखर के आक्रामक तेवर और उनकी साफगोई अपनी तरफ खींच रही है। इन युवाओं को समझ आ चुका है कि अब तक उन्हें सिर्फ चुनावी रैलियों में दरी बिछाने और नारे लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी और नेतृत्व की बात आई तो उन्हें हमेशा पीछे धकेला गया। चंद्रशेखर आजाद ने इन युवाओं को एक नया ख्वाब दिया है, एक ऐसा ख्वाब जहां वे सिर्फ किसी के पीछे चलने वाले कार्यकर्ता नहीं, बल्कि खुद लीडर बनकर अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों तक जातीय समीकरणों की जो दीवारें बड़ी पार्टियों ने खड़ी की थीं, वो अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने पाले में लाकर सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा दावा करती थी, आज उसके रणनीतिकार भी चंद्रशेखर के बढ़ते कदम देखकर हैरान और परेशान हैं। सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, खुफिया तंत्र है और सत्ता का असीमित बल है, लेकिन वे इस बात का अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आया युवक सरकारी तंत्र की तमाम पाबंदियों के बावजूद सीधे जनता के दिलों में जगह बनाता चला गया। जब चंद्रशेखर आजाद संसद में खड़े होकर या फिर सड़कों पर उतरकर पूरी निडरता के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ दहाड़ते हैं, तो वो आवाज सीधे उस गरीब और पिछड़े इंसान के कानों तक पहुंचती है जिसे लगता है कि उसकी बात सुनने वाला सत्ता के गलियारों में कोई नहीं है। पारंपरिक राजनीति के ठेकेदारों ने हमेशा जनता को टुकड़ों में बांटकर राज किया है। उन्होंने जातियों के भीतर उपजातियां बनाई, उन्हें आपस में लड़ाया और अपना उल्लू सीधा करते रहे। लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी यात्रा के दौरान शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की एक ऐसी साझी पहचान खड़ी कर दी है जिसने इस बांटने वाली राजनीति का खेल ही खत्म कर दिया है। अब मतदाता केवल इस आधार पर वोट देने को तैयार नहीं है कि उसका नेता किस जाति में पैदा हुआ है, बल्कि वो ये देख रहा है कि संकट के समय कौन सा नेता उसके साथ धूप में खड़ा होकर पसीना बहा रहा है। चंद्रशेखर ने इस सोच को बदल दिया है कि गरीब और मजलूम सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे जिएंगे। उन्होंने जनता के भीतर ये चेतना जगा दी है कि तुम्हारा वोट किसी की जागीर नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है जिससे तुम राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हो। उत्तर प्रदेश के इस नए सियासी परिदृश्य ने उन तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों को भी हाशिए पर ढकेल दिया है जो केवल चुनाव के वक्त अपनी जाति की दुकान सजाकर बैठ जाते थे और फिर बड़ी पार्टियों से मोलभाव करके अपने परिवार के लिए टिकट और मंत्री पद का सौदा कर लेते थे। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर इस सौदेबाजी की राजनीति पर करारी चोट की है, जिससे इन छोटे मोटे सियासी ठेकेदारों का धंधा पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। सबका खेल इसलिए बिगड़ चुका है क्योंकि अब तक की राजनीति नेताओं के हितों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन चंद्रशेखर ने इसे जनता के हक की लड़ाई बना दिया है। जब जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा चाणक्य अपनी गोटियां नहीं सेट कर पाता, और आज उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में यही मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की इस बदलती हुई सियासी आंधी में अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि खेल किसका बिगड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय का शहंशाह कौन होगा। साल 2027 की जो पटकथा आज लिखी जा रही है, उसकी इबारत साफ तौर पर इशारा करती है कि चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री बनना अब महज एक राजनीतिक कयास नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत का एक ऐसा सच बनने जा रहा है जिसे टालना नामुमकिन है। इसके पीछे कोई हवाई दावे नहीं है, बल्कि वो 5 मजबूत स्तंभ और कारण हैं जिन्होंने चंद्रशेखर को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहला और बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश का वो युवा वर्ग जो अब तक की पारंपरिक और बूढ़ी हो चुकी राजनीति से पूरी तरह ऊब चुका है। आज का नौजवान बदलाव चाहता है, वो एक ऐसा नेतृत्व चाहता है जो उसकी भाषा बोले, जो उसके गुस्से को आवाज दे और जो उसके सपनों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक कल्ट बन चुके हैं। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ कोई भाड़े पर लाई गई भीड़ नहीं होती, बल्कि वो युवा होते हैं
जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके बाइकों पर नीले झंडे बांधकर मीलों का सफर तय करके सिर्फ अपने भाई की एक झलक पाने और उसकी दहाड़ सुनने आते हैं। युवाओं का ये क्रेज और उनका ये अंधा भरोसा ही चंद्रशेखर की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, जो 2027 में मतपेटियों के जरिए एक महाविस्फोट करने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का वो सोशल मीडिया और ग्राउंड रियलिटी का अनोखा कॉम्बिनेशन, जिसने पारंपरिक मीडिया के पक्षपात को पूरी तरह से फेल कर दिया है। मुख्य धारा का मीडिया भले ही चंद्रशेखर की खबरों को जगह न दे, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करे, लेकिन आज का दौर डिजिटल क्रांति का है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर चंद्रशेखर की एक एक रैलियों के वीडियो, उनके तीखे भाषण और उनका सादगी भरा अंदाज करोड़ों लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक हर रोज पहुंच रहा है। जब गांव का एक आम गरीब इंसान देखता है कि उसका नेता संसद से लेकर सड़क तक बिना किसी डर के देश के सबसे बड़े हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर उनके हक की बात कर रहा है, तो उसके भीतर एक अजीब सा गर्व और हौसला पैदा होता है। सोशल मीडिया की इस ताकत ने एक ऐसा समानांतर नैरेटिव तैयार कर दिया है जिसने सत्ता के उन तमाम प्रचार तंत्रों को ध्वस्त कर दिया है जो अरबों रुपए खर्च करके बनाए जाते हैं। जनता अब ये मान चुकी है कि चंद्रशेखर ही वो इकलौता विकल्प है जो उनकी गरीबी, उनकी बेबसी और उनकी अस्मिता की लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर की सत्ता परिवर्तन यात्रा ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया है जो काडर आधारित पार्टियों को भी टक्कर दे रहा है। राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काम नहीं आती, चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए होती है। चंद्रशेखर ने बहुत खामोशी और सूझबूझ के साथ गांव-गांव में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के ऐसे जांबाज कार्यकर्ताओं की टोली तैयार कर दी है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में डिगने वाले नहीं हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो बिना किसी लालच के सिर्फ अपने समाज और अपने नेता के सम्मान के लिए 24 घंटे जमीन पर काम कर रहे हैं। जब चुनाव के दिन ये लाखों कार्यकर्ता बूथों पर मुस्तैद होंगे तो बड़ी से बड़ी पार्टियों के धनबल और बाहुबल का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। 2027 की पटकथा इसलिए भी आजाद के पक्ष में जाती दिख रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती। शोषित और वंचित समाज को समझ आ गया है कि बिखरने से सिर्फ उनका नुकसान होगा, इसलिए वे अब एकजुट होकर एक ही छतरी के नीचे आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री बनना इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता के उस अहंकार को सीधी चुनौती दी है जो समझता था कि जनता को हमेशा डराकर या बहलाकर रखा जा सकता है। उन्होंने राजनीति के केंद्र में उन मुद्दों को ला दिया है जिन्हें मुख्यधारा की पार्टियां हमेशा दबा देती थीं। जब चंद्रशेखर रोजगार की बात करते हैं, जब वे पेपर लीक मामले में छात्रों के आंसुओं का हिसाब मांगते हैं, जब वे हाथरस और आजमगढ़ जैसी घटनाओं पर पीड़ितों के घर जाकर बैठ जाते हैं, तो जनता को लगता है कि कोई तो है जो उनके सुख दुख का सच्चा साथी है। ये मानवीय दृष्टिकोण और जनता के साथ सीधा जुड़ाव ही उन्हें अन्य सभी नेताओं से अलग और बहुत आगे खड़ा करता है। 2027 का चुनाव केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की उस पीड़ित और शोषित जनता का एक महासंकल्प होगा जो सदियों के पिछड़ेपन और अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से लेना चाहती है। चंद्रशेखर इस संकल्प का चेहरा बन चुके हैं और जब जनता किसी को अपने स्वाभिमान का प्रतीक बना लेती है तो फिर इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े सिंहासन भी डोल जाते हैं और एक नए युग का सूत्रपात होता है। राजनीति के इस चमकदार और जोशीले पाले के दूसरी तरफ एक ऐसा स्याह और खतरनाक रास्ता भी है जहां हर कदम पर गहरी खाइयां और अदृश्य दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता और 2027 की तरफ बढ़ते उनके कदमों ने जितने दोस्त और समर्थक बनाए हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और शातिर दुश्मन पर्दे के पीछे उनके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरान और सदियों से सियासत पर एकाधिकार रखने वाले घराने इतनी आसानी से अपनी सल्तनत किसी साधारण गरीब के बेटे के हाथ में नहीं सौंप देंगे। चंद्रशेखर की राह में जो सबसे पहला और बड़ा कांटा है वो है सत्ताधारी दल की चौतरफा घेराबंदी और केंद्रीय एजेंसियों का लगातार बढ़ता दबाव। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई जमीनी नेता स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता है तो उसे रोकने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाया जाता है। आने वाले दिनों में चंद्रशेखर और उनके करीबियों को फर्जी मुकदमों, जांच एजेंसियों के छापों और कानूनी पचड़ों में उलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि उनका ध्यान जनता के मुद्दों से भटक जाए और वे अपनी ऊर्जा अदालतों और थानों के चक्कर काटने में ही गंवा दें। लेकिन दुश्मनों की ये फहरिस्त सिर्फ सत्ताधारी दल तक ही सीमित नहीं है। चंद्रशेखर के लिए सबसे बड़ा खतरा उन पुराने और स्थापित विपक्षी नेताओं से भी है जिनका सियासी वजूद चंद्रशेखर के उभार के कारण पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। सालों तक शोषितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले इन बड़े नेताओं को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक नौजवान आकर उनका पूरा का पूरा साम्राज्य ढहा दे। पर्दे के पीछे से ये दल और नेता चंद्रशेखर को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर तरह तरह की टूलकिट और अफवाहों का सहारा ले रहे हैं। कभी उन्हें किसी बड़ी पार्टी की बी टीम बताकर उनके कोर वोटर के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो कभी उनकी जातिगत पहचान को लेकर उन्हें एक सीमित दायरे में बांधने की साजिश रची जाती है। इन पुराने सियासी सूरमाओं का बस एक ही मकसद है
किसी भी तरह चंद्रशेखर के बढ़ते इस रथ को रोका जाए, चाहे इसके लिए उन्हें अपने सबसे बड़े वैचारिक दुश्मनों से ही हाथ क्यों न मिलाना पड़े। इस सियासी थ्रिलर का सबसे डरावना और खौफनाक पहलू है चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा और उनकी जान पर मंडराता खतरा। सहारनपुर के देवबंद में उन पर हुआ जानलेवा हमला इस बात का जीता जागता सबूत है कि चंद्रशेखर को रोकने के लिए उनके दुश्मन किस हद तक गिर सकते हैं। जब हुक्मरान किसी नेता को जनता के दिलों से नहीं निकाल पाते, जब वे उसकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को नहीं रोक पाते और जब उनके सारे सियासी गणित फेल हो जाते हैं, तब वे आखिरी और सबसे कायराना रास्ता चुनते हैं, शारीरिक रूप से उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। चंद्रशेखर आज भी अपनी जान हथेली पर लेकर उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का दौरा कर रहे हैं। उनके हर सफर, उनकी हर रैली और उनकी हर रात की नींद पर एक अदृश्य खतरा मंडराता रहता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे बारूद के ढेर पर बैठे हैं, लेकिन जनता के प्रति उनका समर्पण और उनके भीतर का फौलादी हौसला उन्हें एक कदम भी पीछे हटने नहीं देता। रास्ते का एक और बड़ा रोड़ा है धनबल और संसाधनों की वो भारी असमानता, जिसका सामना चंद्रशेखर को 2027 के महासमर में करना होगा। एक तरफ देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों के खजाने से चलने वाली पार्टियां होंगी, जिनके पास पानी की तरह बहाने के लिए पैसा, चमचमाती गाड़ियां और आलीशान प्रचार तंत्र होगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी होगी, जो आम जनता के चंदे और कार्यकर्ताओं के खून पसीने पर टिकी है। चुनाव के ऐन वक्त पर जब वोट खरीदने के लिए शराब और पैसों का खेल शुरू होगा, तब चंद्रशेखर के सामने अपने गरीब और भोले भाले वोटर को उस लालच से बचाकर रखने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन तमाम बाहरी कांटों के साथ साथ चंद्रशेखर को अपनों के भीतर छिपे गद्दारों और विभीषणों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जब कोई आंदोलन बड़ा होता है तो सत्ताधारी दल उसके भीतर फूट डालने के लिए करोड़ों के ऑफर लेकर तैयार बैठे रहते हैं। चंद्रशेखर के इस पूरे सफर में पर्दे के पीछे चल रहा यह पॉलिटिकल ड्रामा बेहद पेचीदा और खतरनाक है, जहां हर मोड़ पर उनके सब्र, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी बहादुरी की अग्नि परीक्षा होनी तय है। इन तमाम कांटों, साजिशों और अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरने के बाद अब वक्त आ गया है उस महानिष्कर्ष का, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के भूगोल और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला है। साल 2027 का चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कुर्सी का हेरफेर नहीं होगा, बल्कि ये सदियों से हाशिए पर धकेले गए करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान और पहचान का एक ऐसा महासंग्राम बनने जा रहा है, जिसका क्लाइमैक्स अब पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा ऐलान होगा कि अब देश की राजनीति महलों के बंद कमरों से नहीं, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों और खेतों की पगडंडियों से तय होगी। जब सत्ता परिवर्तन यात्रा का यह कारवां 2027 के सिंहासन तक पहुंचेगा, तो वो दृश्य इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि उस दिन जीत किसी एक राजनेता की नहीं, बल्कि उस आखिरी कतार में खड़े इंसान की होगी जिसे आज तक सिर्फ एक वोटिंग मशीन समझा गया था। अगर हम गहराई से सोचें कि जब चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस सूबे की दशा और दिशा कैसी होगी, तो दिल में एक नया भरोसा जाग उठता है। चंद्रशेखर की सत्ता का मतलब होगा उस खौफ और डर का हमेशा के लिए खात्मा, जो आज थानों और सरकारी दफ्तरों के बाहर एक गरीब इंसान महसूस करता है। तब न्याय किसी की जाति या जेब देखकर नहीं मिलेगा, बल्कि न्याय हर उस मजलूम की दहलीज पर खुद चलकर जाएगा जिसकी आवाज को सालों से दबाया गया है। युवाओं के हाथों में लाठियों और बेरोजगारी के आंसुओं की जगह सम्मानजनक रोजगार और एक सुरक्षित भविष्य होगा, क्योंकि चंद्रशेखर खुद उस दर्द से तपकर निकले हैं और वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक पेपर लीक होने से या नौकरी न मिलने से एक पूरे परिवार के सपने किस तरह बिखर जाते हैं। माताओं और बहनों को आधी रात को भी सड़कों पर निकलते वक्त किसी दरिंदे का डर नहीं होगा, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर उनका वो भाई बैठा होगा जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहनों की अस्मिता के लिए लड़ता आया है। चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री बनना देश के उस पूरे राजनीतिक ढांचे के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा जो ये मानता है कि राजनीति करने के लिए अरबों रुपए का खजाना, खानदानी विरासत या किसी बड़े आका का हाथ होना जरूरी है। ये बदलाव देश के हर उस कोने में बैठे नौजवान को एक नया हौसला देगा, जो व्यवस्था से लड़ता तो चाहता है, लेकिन संसाधनों की कमी देखकर पीछे हट जाता है। जब चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो देश भर के शोषितों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के भीतर एक ऐसा ज्वार उठेगा जो सदियों से जमी हुई गुलामी और हीन भावना की बर्फ को पिघला कर रख देगा। यह एक नए भारत की शुरुआत होगी, जहां नेतृत्व करने का अधिकार सिर्फ राजा के बेटे को नहीं, बल्कि उस हर हकदार को होगा जिसके भीतर समाज को बदलने का जज्बा और सीने में फौलादी जिगर है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब जुल्म और अहंकार अपनी सीमाएं लांघने लगते हैं, तब तब इसी मिट्टी से कोई न कोई ऐसा नायक पैदा होता है जो पूरी बिसात को ही पलट कर रख देता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी इस सत्ता परिवर्तन यात्रा से उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जो मशाल जला दी है, उसे अब दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं सकती। बड़े बड़े सियासी सूरमा चाहे जितने चक्रव्यूह रच लें, चाहे जितनी साजिशें कर लें, लेकिन जब जनता खुद अपने नायक को ढाल बनाकर खड़ी हो जाए, तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाते हैं। 2027 का रणक्षेत्र तैयार हो चुका है, जनता अपना मन बना चुकी है और रावण ने वाकई सबका खेल बिगाड़ कर रख दिया है। अब ये तूफान थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं,
बल्कि स्वाभिमान की है, और स्वाभिमान की इस जंग में जीत हमेशा जनता की ही होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।